हेलो बच्चों, माय नेम इज सचिन अग्निहोत्री एंड आई एम फिजिक्स फैकल्टी एट कंपटीशन। तो आज अपन KVPY में जो 2022 में जो पेपर होने वाला था वो कोविड की वजह से या फिर और बहुत सारे रीजंस की वजह से अपने पास 22 में हुआ, वो जो लेटेस्ट पेपर है उसके सॉल्यूशन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन अपन सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास यहाँ पे इस तरीके से है, You are holding a shallow circular container of radius r filled with water to a height h। जो हाइट h है, जहाँ तक वाटर को फिल किया हुआ है, वो जो r है, रेडियस ऑफ कंटेनर, उससे बहुत छोटा है। When you walk with speed v, it is seen that the water starts spilling over। ठीक है ना, जैसे मान लो कि जैसे अपन रुके हुए और जैसे ही मैं आगे की तरफ चलूँगा तो एक्सेलरेट करूंगा मैं अपने आप को, तो जो वाटर की जो सरफेस होगी वो पीछे की तरफ से ऐसे स्पिल कर जाएगी, पीछे की तरफ से कैन स्पिल आउट। ठीक है ना, फिर मैं रुकूंगा तो जो वाटर की सरफेस है वो कुछ इस तरीके से अपने पास ऑसिलेट कर रही होगी। एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दैट ऑसिलेशन ओनली। दिस हैपन्स ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ पीरियोडिक इम्पल्स गिवन टू द कंटेनर ड्यू टू वॉकिंग with the oscillation of water in the container. If the time period of water oscillating in the container is inversely proportional to under root of h। जिस हाइट तक पानी भरा गया है ना, जो टाइम पीरियड है चलने का, the time period is directly proportional to 1 by under root of h that is given in question। ठीक बात है। and we are asking for then v is proportional to velocity of or walking motion is proportional to। तो एक्चुअल में देखो हो क्या रहा है, जैसे ही मैं आगे की तरफ चलूँगा तो जब मैं दूसरा स्टेप रखूँगा तो मेरे को रुकना पड़ेगा, मतलब मैं अपने आप को रिटार्ड करूँगा। तो पहले आगे की तरफ मैं चलूँगा तो सरफेस पीछे की तरफ हो जाएगी, और जब मैं रिटार्ड करूँगा तो सरफेस ऐसे आगे की तरफ हो जाएगी। तो एक्चुअल में जो सरफेस है वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं दो कंडीशंस के बारे में। लेट्स से यहाँ पे अपने पास इसकी वेलोसिटी अपने पास 0 है। ठीक है, इनिशियली अपने पास वेलोसिटी कितनी थी, 0, और किसी टाइम मान लो कि t/2 टाइम में, पूरे टाइम पीरियड के हाफ टाइम में मैंने वेलोसिटी को कर लिया है v। ठीक बात है। तो ये जो tan थीटा है, इस tan थीटा के बारे में अपन पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, बिल्कुल बेसिक, a/g, tan थीटा इज इक्वल्स टू a/g। अब मान लो कि t/2 टाइम में वेलोसिटी अपने पास v आ रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अपने पास कितना बन जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी v डिवाइड बाय t/2। ठीक बात है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक बात अपन को पक्का पता है कि जैसे ही मैं आगे की तरफ चलूँगा तो ये जो सरफेस है पानी की वो ऐसे पीछे की तरफ आएगी। तो यहाँ से जो पानी खाली हुआ है वो पानी आ गया यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम हाइट जो होगी दैट इज y, कहां से, यहां से, लेट से। अब वो इधर भी y होगी और आगे भी y होगी। ठीक बात है ना, तो y के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो अपन बोल देते हैं जो tan थीटा और क्या हो सकता है, व्हाट इज tan थीटा, y डिवाइड बाई 2r फ्रॉम दिस ट्राइंगल, वी कैन से फ्रॉम दिस ट्राइंगल tan थीटा विल बी y डिवाइड बाई 2r। 2r is the diameter of cylinder। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो यहां से देखो कितना बनता है अपने पास, 2v डिवाइड बाय t इंटू जी इज इक्वल्स टू y डिवाइड बाई ऑफ 2r। अब यहां से जो अपने पास ऑलमोस्ट v की इक्वेशन बन जाती है अपने पास, वी आर आस्किंग ओनली फॉर प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो अपन अपने पास ये t/2 क्यों लिया, t/4 क्यों नहीं लिया, ठीक है ना, क्योंकि अपन केवल प्रोपोर्शनलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे t/4 भी ले सकते हो, कंप्लीट टाइम t के बारे में भी बात कर सकते हो। ठीक बात है ना, किसी टाइम ऐसे टाइम के ऊपर जबकि ये वाली जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, उस समय की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, तो t/g y डिवाइड बाय 4r। तो यहाँ पे देखो टाइम पीरियड अपने पास प्रोपोर्शनलिटी दे रखी है 1 बाई अंडर रूट ऑफ h के। y के ऊपर कोई डिपेंडेंसी होगी, y किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि वो स्पिल आउट कर रहा है ना, तो ओसिलेशन में यहाँ पे भी y बनेगा, इधर भी y बनेगा।
फिर इधर भी y, फिर इधर भी y। तो एक्चुअल में जो वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक बात है। तो अपने पास आंसर आना चाहिए डी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। अपने पास ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड जिसको बोलते हैं अपन, उसको यूज करके अपन किसी भी लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। सही बात है ना। तो वही क्वेश्चन है एग्जैक्टली। तो बोला गया है ए लेंस प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए वॉल कास्ट ए शार्प इन्वर्टेड इमेज ऑफ कैंडल ऑन इट। तो सबसे पहले अपन को गिवन है कि ये अपने पास लेंस से दैट इज ए स्क्रीन, और इस लेंस को रखा गया है 10 सेंटीमीटर पे। ठीक बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अपने पास इट अगेन कास्ट ए शार्प इमेज व्हेन द लेंस इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर फर्दर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब पहली पोजीशन ये है, इसको खिसका के कर दिया गया पोजीशन नंबर 2 में, और कितना खिसकाया गया 20 सेंटीमीटर, एंड द लेंस इज अगेन फॉर्मिंग द शार्प इमेज ऑन ए स्क्रीन। ठीक बात है। नाउ द कैंडल इन द लेंस आर मूव्ड सच दैट द शार्प इन्वर्टेड इमेज विद यूनिट मैग्निफिकेशन। ये गौर करने वाली बात है। यूनिट मैग्निफिकेशन का मतलब है कि अपने पास जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें यूनिट मैग्निफिकेशन तभी होगा जब ऑब्जेक्ट इधर 2f पे हो और इमेज इधर 2f पे हो। सही बात है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 4f की, है ना, 4f की। तो अपन को पूछा गया है formed to the wall on the wall to achieve this configuration the candle was moved। ठीक बात है। तो कैंडल को भी अपन ने इधर खिसकाया और लेंस को भी अपन ने इधर खिसकाया, एंड वी आर गेटिंग यूनिट मैग्निफिकेशन एट दैट कंडीशन। ठीक बात। तो यहां से अपन चेक करते हैं। देखो लेंस से स्टार्टिंग में ये एक्स पोजीशन पे था ऑब्जेक्ट, लेंस से इमेज बन रही थी वाई पोजीशन पे, स्क्रीन पे बन रही थी, शार्प बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। मान लो पहली इमेज ये बनी। ठीक है, अपने पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट से कम हाइट पे बनेगी ये। ठीक है ना। अब अपन ने क्या किया, इसको इधर खिसकाया तो वापस से इमेज बनी ना, तो वापस से जो इमेज बनेगी अब थोड़ी बड़ी इमेज बनेगी, जैसे h ऑफ हाइट ऑफ 2। ठीक है। अब ये जो y था, अब ये y कहाँ पे हो जाएगा अपने पास, ये y बन जाएगा अपने पास, ये डिस्टेंस y बन जाएगी। मतलब अब लेंस से ऑब्जेक्ट जो है वो y डिस्टेंस पे रहेगा और इमेज कहाँ पे बनेगी, x पे बन जाएगी, दैट विल बी x, सेकेंड पोजीशन पे। ठीक बात है ना। तो अपने पास फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन, x प्लस वाई बराबर कितना है a, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू डी। यहाँ पे देखो ये x था, ये y था, तो x माइनस वाई दैट विल बी d। इतना ही तो है। एंड व्हाट इज d, जिस डिस्टेंस से उसको लेंस को खिसकाया गया है। ठीक है ना। y भी पता है, d भी पता है अपन को, तो यहाँ से वी कैन गेट x की वैल्यू। x कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। सही बात है। तो अपन ये इक्वेशन लगा सकते हैं, लेंस इक्वेशन यूज करके फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। अब v की वैल्यू कितनी है, देखो अपन फर्स्ट पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे v की वैल्यू कितनी, ये रही y प्लस वाई। u की वैल्यू कितनी, माइनस ऑफ 30, माइनस ऑफ x है ना, माइनस ऑफ 30, तो 1/f। जैसे अपन इसको कैलकुलेट करेंगे वी गेट द वैल्यू फोकल लेंथ 15/2 सेंटीमीटर। तो लेंस की फोकल लेंथ आ गई अपने पास। ठीक है। अब अपन को चाहिए कि इसको ऑब्जेक्ट को और लेंस को दोनों को कितना खिसकाएं अपन, ताकि अपने पास यूनिट मैग्निफिकेशन बने। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको यहाँ पे खिसका देता हूँ, लेट्स से टेक सम अदर पेन, मैं इसको अगर यहाँ पे खिसका देता हूँ और मैं यूनिट मैग्निफिकेशन की शार्प इमेज गेन कर पा रहा हूँ, तो अपने पास ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 4f होनी चाहिए, और लेंस कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए। तो 2f पे इधर, इमेज भी 2f पे बनेगी। ठीक बात है। तो अपन को यहाँ पे 4f, f अपने पास इतना है, तो 4f कितना आ गया, 4f आ गया अपने पास
30 सेंटीमीटर। इनिशियली डिस्टेंस कितनी थी ऑब्जेक्ट की, ए, और ए कितनी थी, ए वो रहा अपने पास, अभी कैलकुलेट किया देखो, ए इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो ए इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कितनी थी अपने पास, वी गॉट एक्स 30 एंड वाई 20, विच इज वाई इज 10, तो दैट इज 40 सेंटीमीटर। इनिशियली ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस थी 40 सेंटीमीटर, अभी कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो कितने से खिसकाना चाहिए आपको, मूव बाय 40 माइनस 30, दैट विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और किस डायरेक्शन में खिसकाना चाहिए अपन को, टुवर्ड्स द स्क्रीन, टुवर्ड्स द स्क्रीन। तो यहाँ पे देखो 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द वॉल, नहीं 20 सेंटीमीटर तो होना ही नहीं चाहिए, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वॉल, 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द वॉल, दैट विल बी द आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में अपन को बोला गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ऑफ 10 मतलब 10 100 ऑफ रजिस्टर्स। आउट ऑफ दिस 10 रजिस्टर्स a group of N1 register are connected in parallel, another group of N2 register are in separately parallel। ठीक है ना, दोनों अलग अलग पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है ना, सबकी वैल्यूज कैसी है, सेम है। उसके बाद में क्या किया, दीज टू ग्रुप्स आर देन कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों ग्रुप्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और कंप्लीटली कनेक्टेड है अपने पास 100 वोल्ट सोर्स से। ठीक है ना, इफ द नेट करंट थ्रू द सर्किट इज 2.5 एम्पियर, टोटल करंट 2.5 गिवन है, द वैल्यू ऑफ N1 एंड N2। तो सबसे पहले ये देखो, अगर मान लो दो इक्वल अमाउंट के या फिर बोले दो इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनकी वैल्यू हाफ हो जाती है। अगर 3 है तो 1/3 हो जाएगी, अगर 4 है तो 1/4 हो जाएगी नेट की, है ना, नेट इक्वलेंट की। अगर मान लो n है तो 1/n हो जाएगी। मतलब 100 रजिस्टेंसेस को, जिनमें से कितने रजिस्टेंस, n1 रजिस्टेंस को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो मेरे पास कितनी होगी, 100/n1। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, 100/n2। और दोनों का सम क्या होना चाहिए, n1 और n2 का 100 नहीं 10। ये तो अपन को क्वेश्चन में गिवन है ना कि 10 अपन को पहले से रजिस्टेंस दे रखे हैं 100 ओम के। ठीक बात है, तो n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। एंड वी हैव कनेक्टेड दीज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो अपने पास 100 वोल्ट हो गया, 100/n1 100/n2। तो नेट इक्वलेंट कितना हो गया अपने पास, जो सीरीज का इक्वलेंट होता है वो अपने पास कितना होता है, 100/n1 प्लस 100/n2, R1 प्लस R2। और करंट अपन को गिवन है, तो व्हाट विल बी करंट होगी अपने पास V डिवाइड बाई R इक्वलेंट। और R इक्वलेंट कितना हो रहा है अपने पास, 100/n1 प्लस 100/n2। एंड वी हैव पुट द वैल्यूज 5/2 करंट की वैल्यू, 100 वोल्ट, 100/n1 100/n2। इसको कैलकुलेट करते हैं, वी विल गेट दिस वैल्यू, n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू 5/2। और n1 n2 यहां से अपने पास देखो, n1 प्लस n2 की वैल्यू अपन को 10 है ना, गिवन है। तो यहां से 10 इधर गया, मल्टीप्लाई हुआ, तो n1 इंटू n2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। वी हैव 2 इक्वेशंस, फर्स्ट इज n1 इंटू n2, ये हो गया अपने पास 25 नॉट 2, है ना, 5 इंटू 5 इज 25। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर ये 1 ये रही और 2 ये रही, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं अपन। और n1 और n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 5 आ जाएगी। मतलब n1 और n2 कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक बात है ना, तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख के भी टिक कर सकते थे इसमें आंसर, है ना। तो अपने पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन कर लेते हैं छोटा। देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन, फिर ऑप्शन देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज वाटर इन इट, इट इज बीइंग पुल्ड टू द राइट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द करेक्ट शेप ऑफ वाटर सरफेस इन इट। ठीक है,
अपने पास अलग अलग सर्फेसेज रखिए। अगर मैं इसको एक्सेलरेट करूँगा, जैसे अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था वैसा का वैसा ही है। अगर मान लो आपके पास चाय का कप है, आप चाय का कप को ऐसे ले जाओगे तो चाय डुल जाएगी इस तरफ से, अगर इधर ले जाओगे तो उस तरफ से डुल जाएगी, है ना। अब अगर वो बाहर आ जाती है चाय, ठीक है, और बाहर आ रही है, तो क्यों बाहर आ रही है वो? ड्यू टू सूडो फोर्स। आप कप के रेस्पेक्ट में समझ सकते हो, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो अपने पास इनिशियल कंडीशन ये थी अपने पास, है ना, कप भरा हुआ था, फ्लैट सरफेस थी। अब जैसे ही मैं आगे की तरफ एक्सेलरेट करूंगा तो अपने पास जो सरफेस है वो कैसी हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। एंगल कितना बनाएगी? एंगल के बारे में पूछा जाता है बहुत बार। अब यहाँ से तो अपने पास बेसिक सा क्वेश्चन आंसर हो गया अपने पास डी। अगर मान लो एंगल पूछ लिया जाता तो क्या करते हैं अपन? फिर एंगल पूछने के लिए अपने पास देखो एक यहाँ पे एक स्मॉल डीएम मास ले लेते हैं अपन, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन किधर है? इस डायरेक्शन में ए। तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लगेगा? डीएम इंटू जी, और सूडो फोर्स इधर लगेगा अपने पास डीएम इंटू ए, अगर कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है तो, ठीक है। तो अपने पास ये जो छोटा सा जो मास लिया है डीएम, ये सरफेस पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई मोशन करेगा क्या? नहीं करेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में कोई भी, उस डायरेक्शन में अपने पास कोई भी मोशन नहीं होनी चाहिए, ठीक बात है। तो अपन इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, तो इसका इस डायरेक्शन में देखो कंपोनेंट कितना आएगा? डी एम ए कॉस थीटा, और एम जी साइन थीटा का देखो कंपोनेंट इधर कितना आएगा? इधर कितना आएगा? डी एम जी ऑफ साइन थीटा। अब टेंजेंशियल डायरेक्शन में, या फिर बोले अपन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, इस डी एम मास का कोई भी मोशन नहीं हो रहा, ठीक बात है ना। इसका मतलब ये हुआ कि डी एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू डी एम ए कॉस ऑफ थीटा। तो अपने पास साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा कितना बन गया? ए बाय जी, मीन्स टेन थीटा विल बी ए बाय जी। इस इक्वेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तो अपने पास आंसर सीधा का सीधा आ रहा है, आंसर इज डी, आंसर इज डी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 5th। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर है 5th में, यूरेनियम ऑफ 235 न्यूक्लियस रिलीजेस 3 × 10 की पावर -11 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक बात है। इन ए 1 गीगावाट, गीगावाट का मतलब वो 10 की पावर 9, ठीक है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर 4.2% of the energy is converted to useful energy. The uranium-235 consumed in half an hour is closed to, देखो ध्यान से, एक जो न्यूक्लियस है ना, इसने बोला है अगर एक न्यूक्लियस डीके करता है तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज होती है? यूरेनियम ऑफ 235 का एक न्यूक्लियस डीके करेगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगी 3 × 10 की पावर -11 जूल। सही बात है। तो अपन ये चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस अपन को डीके करने हैं ताकि अपन को कितनी एनर्जी मिल जाए? इतनी एनर्जी मिल जाए। और जितनी एनर्जी रिलीज करता है ना, कंप्लीट आप सैंपल मान सकते हो, कंप्लीट सैंपल जो भी एनर्जी रिलीज करेगा उसका केवल और केवल 4.2% एनर्जी ही यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगी। इसका मतलब जो फाइनल यूजफुल एनर्जी है दैट इज 1 गीगावाट, और कितना परसेंट अपने पास चाहिए? 4.2, किसका? जो टोटल जनरेटेड है उसका, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1 गीगावाट, ठीक बात है ना। तो अपने पास मान लेते हैं कि एक अपने पास सैंपल लिया अपन ने, यूरेनियम 235, सैंपल का मतलब है जिसमें बहुत सारे अपने पास न्यूक्लियस है यूरेनियम के। तो इस सैंपल का मास मान लिया अपन ने m, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालेंगे अपन? मोल कैसे निकालते हैं? मोल बन जाएगा अपने पास मास, मोलर मास। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस कैसे लिखेंगे? m डिवाइड बाई कैपिटल M मल्टीप्लाई Na। Na इज एवोगाड्रो नंबर ना, तो इतने अपने पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो गए, ठीक बात है ना। तो इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस कितना जनरेट करेगा? पहले तो ये देखो Na, तो सबसे पहले ये देखो कि
एक न्यूक्लियस कितना जनरेट करता है, इतना, तो इतने न्यूक्लियस कितना जनरेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें 10⁻11। अब यहाँ पे अपन को ये चेक करना है कितने टाइम में करना है अपन को, हाफ एन आवर में, और जो एनर्जी जनरेट हुई है ना उसका 4.2% ही कन्वर्ट होगा केवल, ठीक है ना। तो हाफ एन आवर का मतलब हुआ, पहले अपन 4.2% का लिख लेते हैं, तो 4.2 डिवाइड बाय 100, ठीक है। हाफ एन आवर में कितनी एनर्जी चाहिए अपन को, 1 गीगावाट 10⁻9, और हाफ एन आवर का मतलब हो गया, यहाँ पे टाइम हो जाएगा तो कंप्लीट एनर्जी हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई सब है टाइम, दैट विल बी एनर्जी। तो 10⁻9 इंटू हाउ मच, 30 मिनट 60 सेकेंड्स। तो ये अपने पास इक्वेशन बनी। m की वैल्यू अपन को पता है 235, एंड a की वैल्यू अपन को गिवन है 6.023 इंटू 10⁻23। इस इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं, और इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद अपने पास 557.3 ग्राम के आसपास अपने पास आ जाता है, ठीक बात है। तो अपने पास आंसर कितना आना चाहिए, C ऑलमोस्ट इक्वल टू 500, ठीक बात है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे गैप देखें तो गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। सो वी कैन अप्रोक्सीमेट 557 टू 500, ठीक है ना। तो इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को गिवन है, देखो, द इंटरनेशनल एवोगाड्रो कोऑर्डिनेशन प्रोजेक्ट क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट परफेक्ट स्फीयर यूजिंग सिलिकॉन इन इट्स क्रिस्टलाइन फोम, मतलब एक कंप्लीटली यूनिफॉर्म स्फीयर जनरेट किया गया बाय यूजिंग सिलिकॉन, ठीक है। द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज, जो स्फीयर क्रिएट किया हुआ उसका डायमीटर गिवन है 9.4 सेंटीमीटर विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.2 नैनोमीटर, दैट इज द एरर, ठीक है ना। मेजरमेंट में इतनी एरर हो सकती है 0.2 नैनोमीटर। The atom in the crystals are packed in cubes of side A, and the side is measured with a relative error. ये जो अपने पास साइड मेजर की गई है किसकी, क्यूब की, वो उसमें अपने पास एरर कितना है, एंड द रिलेटिव एरर इज गिवन। रिलेटिव एरर का मतलब डेल्टा A बाई A इज गिवन 2 इंटू 10⁻⁹। द ईच क्यूब हैज 8 एटम्स, ठीक है, एक क्यूब में अपने पास 8 एटम है। Then the relative error in the mass of sphere is closed to, ठीक है, अपने पास स्फीयर का जो मास बनेगा उसमें कितनी रिलेटिव एरर हो सकती है, दैट इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो स्फीयर अपने पास क्रिएट हुआ ना उसका वॉल्यूम कितना बनेगा। तो यहाँ पे अपने पास थोड़ा थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो दीज आर, देखो यहाँ पे अपने पास वॉल्यूम बन गया 4/3 पाई आर, आर का मतलब डायमीटर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से 4/3 डिवाइड 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, अब देखो जो कंप्लीट वॉल्यूम है ना उसके अंदर है क्या, क्यूब्स है। कितने क्यूब है, लेट्स से n नंबर ऑफ क्यूब्स आर देयर। एक क्यूब का कितना वॉल्यूम, a क्यूब, ठीक है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब्स विच आर फिट इन स्फीयर्स, ठीक है, एक स्फीयर में कब कितने नंबर ऑफ क्यूब, n नंबर ऑफ क्यूब, और एक क्यूब के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सिलिकॉन के 8 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो n इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अपन, देखो कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m इंटू Na। तो ये तो हो गई अपने पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना, टोटल नंबर ऑफ सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स, सही बात है ना। m/m ये तो मोल बने, है ना, और मोल को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं Na से, है ना, एवोगाड्रो नंबर से। अब ये टोटल में से, अब अगर अपन 8 का डिवीजन कर दें तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब आ जाएंगे अपने पास, क्योंकि एक क्यूब में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 8। तो अपने पास n इज इक्वल्स टू इतने नंबर ऑफ क्यूब्स हैं, एंड वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ n इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे पुट करते हैं। अब अपन एरर मेथड से क्या करते हैं, इसको सोल्व करना चालू करते हैं, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, रिलेटिव एरर चाहिए ना। तो अपन को क्या चाहिए, फ्रॉम एरर मेथड वी कैन राइट 3 ऑफ डेल्टा d बाई डी इज इक्वल्स टू डेल्टा m/m प्लस 3 ऑफ डेल्टा a/a। अपन को क्या चाहिए, वी नीड दिस वैल्यू। बाकी सारे कांस्टेंट है यहाँ पे, तो बाकी सारी वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं है।
केवल चेंज कहाँ कहाँ पे है, या फिर बोले अपन एरर कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, डी के अंदर है गिवन है अपन को, ए के अंदर है वो भी गिवन है, एन ए नंबर एवोगाड्रो नंबर और कैपिटल एन मॉलिक्यूलर वेट, इन दोनों में कोई भी एरर नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन अपन को पहले से, ये प्रिसाइज है कंप्लीटली, देयर इज नो एरर। तो एक्सेप्ट डी एम ए ऑल आर कॉन्स्टेंट्स, तो उसके अंदर कोई भी एरर नहीं बचेगी, तो अपने पास एरर का फॉर्मूला बनेगा ये वाला। ठीक, अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एम की वैल्यू निकालते हैं, 3 डेल्टा डिवाइड बी डी माइनस 3 डेल्टा ए बाई ए। डेल्टा डी की वैल्यू अपन को गिवन है ये रही, डी की वैल्यू अपन को गिवन है ये रही, ठीक बात है। अब ये जो डेल्टा ए बाई ए है इसकी डायरेक्ट वैल्यू अपन को गिवन है, सी रिलेटिव एरर है ना, तो डायरेक्ट वैल्यू अपन को गिवन है, इस इक्वेशन में अपन पुट करते हैं वैल्यू और आगे सोल्व करते हैं, तो अपन को ये वैल्यू मिलती है 3.8 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 10, दैट इज द रिलेटिव एरर इन मास, कंप्लीट मास। 4.0 इंटू 10 की पावर 10, ये अगर अपन ऑप्शन से देखना चाहें तो वी शुड करेक्ट ऑप्शन बी, बट KVPY हैज गिवन आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन है अपने पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से, आसान क्वेश्चन है। ए लेजर बीम इज इंसिडेंट ऑन ए फ्लैट प्लेन मिरर एट सम एंगल। ठीक है, अपने पास पहली कंडीशन ये है जो कि अपन को गिवन है, लेट्स से कि ये दैट इज योर फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, और कितने एंगल पे इंसिडेंट है, लेट्स से अपने पास किसी एक एंगल पे, ये जो येलो वाला पार्ट है, येलो और पिंक दो पार्ट दिख रहे हैं अपने पास, ठीक है ना, तो ये जो येलो वाला पार्ट है दैट इज फर्स्ट कंडीशन। कब, जब वो रे जो केवल इंसिडेंस हो रही है अपने पास प्लेन मिरर के ऊपर। द मिरर इज नाउ रोटेटेड बाय एंगल डेल्टा व्हाइल द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे लेजर बीम इज केप्ट द सेम and the angle between the reflected beam and the reflected beam before mirror was rotated। मतलब पूछा क्या गया है, ध्यान से समझो, ये जो येलो वाला पार्ट है ये फर्स्ट कंडीशन है, तो मान लो कि किसी एंगल आई के ऊपर इसको इंसिडेंट करवाया गया। ठीक है, तो सेकंड अपने पास ये बना आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक बात है ना। अब इस मिरर को घुमा दिया गया लेट्स से एंगल थीटा से, कितने एंगल से घुमा दिया गया, थीटा से, जो एंगल अपन को गिवन है लेट्स से डेल से घुमा दिया गया। ठीक है ना, तो इसका ये जो नॉर्मल है दैट इज नॉर्मल, ये भी कितने से घूम जाएगा, डेल से। अब जब ये डेल से घूम गया तो एक चीज अपन को सीधी सीधी दिख रही है कि अपने पास अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, आई प्लस डेल, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, सेम आई प्लस डेल। ठीक है ना, एंड वी आर आस्किंग फॉर दिस एंगल, कि जो पहले अपने पास रिफ्लेक्टेड रे थी, रिफ्लेक्टेड रे बिफोर एंड रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर, एंड वी आर आस्किंग फॉर दिस एंगल लेट्स से थीटा। तो आप ध्यान से देखो, तो यहां से यहां तक का एंगल जो दिख रहा है, कहां से कहां तक का, ये कंप्लीट एंगल, हाउ मच इट इज, दैट इज 2 ऑफ आई प्लस डेल। ठीक है, इसमें से ये वाला एंगल घटा दो, ये कितना है देखो, ये भी आई है और ये भी आई है, तो दैट इज 2i माइनस ऑफ 2i, तो कितना अपने पास एंगल रोटेट हुआ, दैट इज ऑफ 2 ऑफ डेल। तो एंगल ऑफ रोटेशन अपने पास कितना हो गया, अगर अपन मिरर को घुमाएंगे डेल एंगल से तो रिफ्लेक्टेड रे घूम जाएगी अपने पास कितने से, 2 ऑफ डेल से, तो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन ही देखते हैं। कंसिडर 2 चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2a फ्रॉम द ईच अदर। ओके, 2a पे रखे हुए हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है। एट सम पॉइंट m, अपने पास यहाँ पे m पॉइंट पे बोला गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल फाई फ्रॉम द x एक्सिस एंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ फाई इज। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो यहाँ पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है ना,
ऐसे करते हैं अपन, एक डायग्राम बना लेते हैं अच्छा सा, जिसमें अपन को सब कुछ विजिबल हो। ठीक है, ये हो गया, दैट इज योर एक्स एक्सिस, और मिडिल हो गया अपने पास, ये हो गया, दैट इज योर ऑलमोस्ट मिडिल। ठीक, एक चार्ज अपने पास यहाँ पे है, दैट इज प्लस क्यू, और एक चार्ज अपने पास यहाँ पे है माइनस क्यू, और ये अपने पास डिस्टेंस है ए, ये भी ए है, और ये अपने पास पॉइंट है एम। ठीक है, तो अपन को ये देखना है सबसे पहले कि यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी है, और अगर मैं इसको आगे तक बढ़ा दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी। और अगर मैं इसका दूसरा वाला पार्ट देखूँ, लेट्स से कि मैं माइनस वाला पार्ट देख रहा हूँ, तो माइनस वाला पार्ट अगर मैं देखूँगा तो माइनस वाला अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा। सही है ना, इन दोनों को मिला देते हैं अपन। तो अपने पास ये वाली डिस्टेंस कितनी बनेगी, देखो ये ए है, ये भी ए है, तो ये कितनी बन गई √2a, और ये भी कितनी बन गई √2a, है ना। तो जो प्लस क्यू चार्ज है ना, उसकी वजह से पॉइंट एम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है, और इसकी वैल्यू भी अपन लिख सकते हैं के क्यू डिवाइड बाय √2a का होल स्क्वायर। सही बात है। सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, दैट विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से। और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, सेम। मैग्नीट्यूड सेम इसलिए रहेगा क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज ऑल्सो सेम। ठीक बात है ना। अब अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे, तो अपने पास इसके कंपोनेंट बना लेते हैं अपन। अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाऊं तो देखो कैसे बनेंगे कंपोनेंट। थोड़ा घुमा देते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो अपने पास इसका कंपोनेंट इधर आएगा। लेट्स से अगर मैं ये एंगल पता करना चाहूँ, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। अगर ये दोनों एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या बनेगा, थीटा, और ये भी कितना बनेगा, थीटा। तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा, और इसका कंपोनेंट भी इधर आएगा। इधर कितना आएगा, देखो ई नोट कॉस थीटा, दोनों का ई नोट कॉस थीटा आएगा, ई नोट कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में नेट कंपोनेंट कितना आ गया, 2e नोट कॉस थीटा। और एक और कंपोनेंट बच गया। एक कंपोनेंट कौन सा रह गया अपने पास, एक कंपोनेंट अपने पास रह गया, जैसे रेड से ले लेते हैं अपन। एक बनेगा इधर, दैट विल बी ई नोट साइन थीटा, और इधर भी क्या बनेगा, ई नोट साइन थीटा। इसका ई नोट साइन थीटा इधर आएगा, इसका ई नोट साइन थीटा इधर आएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक बात है ना। तो अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, अल्टीमेटली टुवर्ड्स द एक्स डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द एक्स डायरेक्शन। और कितना आ रहा है, 2e नोट कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू भी अपन लिख सकते हैं, व्हाट इज कॉस थीटा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा अगर मैं लिखूंगा तो दैट विल बी a/√2a, मतलब हो गया 1/√2, मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो अल्टीमेटली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, दैट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 0। कौन सा एंगल बनाएगा, 0 एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन अपने पास हो जाएगा ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, मतलब बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट x इज इक्वल्स टू 0 मीटर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। अपने पास x इज इक्वल्स टू 0 से चालू किया है उसने। ठीक है, तो अपने पास गिवन है, ये रहा x इज इक्वल्स टू 0, यहां से चालू किया इसने। इनिशियली किस पे था, रेस्ट पे था। कितना एक्सेलरेशन था, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद इट रीचेज एट एडिशनल एक्सेलरेशन इन द सेम डायरेक्शन एज इट्स मोशन। मतलब 5 सेकेंड पे मान लो वो पहुंच गया पॉइंट ए के ऊपर, 5 सेकेंड में ए पॉइंट पे पहुंच गया। कितने सेकेंड में, 5 में। यहां पे इसकी वेलोसिटी हो गई va, और डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वो कितनी हो गई, x है। यहां पे आते ही इसको थोड़ा और एक्सेलरेशन मिल गया, एंड दैट इज a डैश। पहले से वेलोसिटी थी, डिस्प्लेसमेंट भी हो चुका था, और एडिशनल एक्सेलरेशन मिल गया a डैश। ठीक बात है ना। अब a डैश एक्सेलरेशन मिलने के बाद में ये अपना मोशन इधर की तरफ ही कंटिन्यू करता है। ठीक है,
आगे बढ़ता है। एट t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड इट्स स्पीड एंड पोजिशन आर v एंड x। ये अपने पास b जो पोजीशन है ना, ये कब है? एट t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे, ठीक है। x और v अपने पास गिवन है रेस्पेक्टिवली। हैड द एडिशनल एक्सेलरेशन नॉट बीन प्रोवाइडेड, अगर अपन इसको एडिशनल एक्सेलरेशन a डैश नहीं प्रोवाइड करते तो क्या था? इट्स स्पीड एंड पोजीशन वुड हैव v नोट एंड x नोट। अगर अपन उसको एडिशनल एक्सेलरेशन नहीं प्रोवाइड करते तो उसकी जो वेलोसिटी है 10 सेकंड के बाद और पोजीशन 10 सेकंड के बाद वो कहाँ पे होती? x नोट और v नोट, यहाँ पे x नोट और v नोट लेस से। तो ये कहाँ पे b पॉइंट है? t इज इक्वल टू 10 सेकंड विद a डैश मतलब विद एडिशनल एक्सेलरेशन। v नोट x नोट क्या है? एट t इज इक्वल टू 10 सेकंड विदाउट a डैश if additional acceleration was not given. It is found that x minus x naught means this distance, this xb is nothing but x, minus x naught means this is x naught, x is nothing but x naught ना। ये अपन को पता क्या है? 12.5 मीटर। देन वन कैन कंक्लूड दैट v माइनस वी नोट, तो v माइनस वी नोट की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन कैलकुलेशन में। देखो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं? va और xa की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 सेकंड तक va चलता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, फिर और 5 सेकंड तक चलता है तो xa और va की वैल्यू कितनी होगी? देखो xa बराबर इनिशियल वेलोसिटी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, उससे निकाला। तो xa अपने पास कितना आ गया? ये दैट विल बी 25/2। va कितना आ गया? v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है ना। तो v अपने पास आ गया 1 × 5 दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन। अगर मान लो एक्सटर्नल एक्सेलरेशन या फिर बोले एडिशनल एक्सेलरेशन नहीं गिवन होता तो x नोट और v नोट होता, तो x नोट और v नोट भी निकाल लेते हैं अपन। x नोट कितना? 0। कहाँ से चल रहे हैं अपन? यहाँ से, 0 से यहाँ पे सीधा, ठीक है ना। तो x नोट इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ 1 × 10 स्क्वायर दैट विल बी 50 मीटर। तो x नोट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 50 मीटर। इफ एडिशनल एक्सेलरेशन वॉज नॉट गिवन दो पार्टिकल विल बी एट 50 मीटर फ्रॉम ऑरिजिन आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है। v नोट अपने पास कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कहाँ पे? ये रहा, ये v नोट अपने पास आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में गिवन है x माइनस एक्स नोट। पहले ऐसे सोच के देखो x की वैल्यू कितनी होगी, यहां से चालू करना पड़ेगा अपन को। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो यहां से और यहां तक के लिए इक्वेशन लगाएंगे अपन, ठीक है। तो इस इक्वेशन को क्या लिखते हैं? देखो इनिशियल वेलोसिटी va, टाइम कितना हुआ यहां से यहां तक का? 5 सेकेंड, विद एक्सेलरेशन a डैश, ठीक है ना। तो x को क्या लिखेंगे? va इंटू 5 प्लस हाफ a डैश इंटू 5 का स्क्वायर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वी आर गोइंग फ्रॉम a टू b डायरेक्टली इन 5 सेकेंड, ठीक है। -50 क्यों किया? क्योंकि अपन को बोला गया है -50 x नोट की वैल्यू कितनी? -50 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 25/2। 25/2 मतलब 12.5 ही है ये, ठीक है, 12.5 ही है ये। आगे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से अपने पास a डैश की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, क्योंकि va की वैल्यू पता है, a डैश की वैल्यू नहीं पता, बाकी सारे अपन को पता है। तो a डैश की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आगे करते हैं अपन, v की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो यहाँ से वापस से इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? va कितने समय में? 5 सेकंड में यहाँ पे पहुंचेगा, तो वेलोसिटी हो जाएगी v विद एक्सेलरेशन a डैश की वैल्यू अपने पास आ गई है पहले से। तो यहाँ पे देखो v इज इक्वल्स टू va प्लस a डैश 5 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 इंटू 5 दैट विल बी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो v माइनस वी डैश की वैल्यू कितनी होगी? 15 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई? v माइनस वी नोट इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो हाउ मच? ए ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपने पास कैलोरीमेट्री से है, आसान क्वेश्चन है। द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट -8 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 atm ऑफ प्रेशर इज क्लोज टू। अब देखो 1 किलोग्राम आइस है -8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो मैंने 4 स्टेजेस बना दी है इसकी, 4 स्टेजेस में अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो
कितना किलोग्राम है? 1 किलोग्राम आइस इनिशियली कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? -8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, इसको चेंज किया गया। सबसे पहले क्या करेंगे? पहले स्टेट सेम रहेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फिर अपने पास बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पे स्टेट चेंज होती है, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड या फिर सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से सॉलिड। ठीक बात है ना? तो यहाँ पे 1 किलोग्राम आइस को पहले अपन पहुँचाएंगे 1 किलोग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना? -8 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया तो यहाँ पे अपने पास एनर्जी कितनी आएगी? Q = mH डेल्टा T। M की वैल्यू कितनी है? 1 kg। S की वैल्यू स्पेसिफिक हीट फॉर assume ice has specific heat capacity 2.1, so that will be 2.1. How much? The change in temperature final minus initial 0 minus of -8, so that will be 8. अब आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर केल्विन में ले लो। टेम्परेचर को अगर चेंज करेंगे अपन तो केल्विन में और डिग्री सेंटीग्रेड में दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है ना? तो अपने पास आइस 1 kg को यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में कितनी अपन को हीट देनी पड़ेगी? इतनी। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, 8.16 इतने किलो जूल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन 1 kg आइस से। नाउ द फेज विल चेंज। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन जो आइस है वो किस में चेंज हो जाएगी? वाटर पे। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहां पे फेज चेंज हो रहा है, या फिर बोलो स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है ना? सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, तो यहां पे अपने पास जो Q होती है दैट इज MLF, मास ऑफ सॉलिड। LF इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, मास कितना गिवन है? 1। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये रही, देखो 333 है ना? नेक्स्ट अपने पास अब अपन स्टेट सेम रहेगी, वाटर कन्वर्ट हो गया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। नाउ द टेम्परेचर विल इंक्रीज। अब क्या करें? 1 kg ऑफ वाटर कहां पे, कहां तक पहुंचाना है अपन को? 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, क्योंकि वाटर कब तक गैस में नहीं बदलेगा? जब तक कि 100 पे ना पहुंच जाए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है ना? तब तक टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहेगा, गैस में चेंज नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे अपने पास कितना एनर्जी देनी पड़ेगी? यहाँ पे भी MS डेल्टा T। ये जो M × L ये अपन लगाते हैं जब फेज चेंज होता है, MS डेल्टा T लगाते हैं जब सेम स्टेट में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, तो अपने पास Q1 Q2 Q3 अगर बोले Q1 Q2 एंड Q3, तो M की वैल्यू 1, S की वैल्यू कितनी गिवन है? देखो यहाँ पे 4.2, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 20। तो यहाँ से कितना हो गया? 484 किलो जूल। तो टोटल अगर मैं काउंट करता हूं तो नेट Q1 Q2 Q3, ठीक है, दैट विल बी 16.8 प्लस 333 प्लस हाउ मच इज दैट? 84। तो अपने पास आंसर आ जाएगा ये 8.6 और 3 9, 9 और 4 13, 1 बच गया, 1 और 4 8 और 4 12 और 1 13 और 3 और 1 4। इतने किलो जूल अपने पास एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट -8 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ पे पहुँचाने के लिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में पहुँचाने के लिए। ठीक बात है ना? तो अपने पास यहाँ से अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ तो अपने पास सी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अपन। प्रॉब्लम पढ़ते हैं हम। प्रॉब्लम क्या गिवन है हमें? बटन बैटरी इज रेटेड 3 वोल्ट एंड 225 मिली एम्पियर आवर एंड क्रिकेट बॉल हैविंग मास 0.163 किलोग्राम हैविंग एनर्जी इक्वल टू दैट स्टोर्ड इन द बैटरी विल हैव स्पीड क्लोजेस्ट टू। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें? प्रॉब्लम कह रहा है कि ये जो बैटरी है इसमें जितनी एनर्जी स्टोर्ड है, इस बैटरी के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर्ड है उतनी ही एनर्जी 0.163 किलोग्राम वाले मास के पास भी है। ठीक है ना?
तो बैटरी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी जो होती है, फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो दैट इज U इक्वल्स टू QV, और Q जो है वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया विच इज़ ऑलरेडी गिवन 225 मिली एम्पियर आवर, है ना। मिली के लिए हमने 10⁻³ लगाया और SI यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया आवर को, और V की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी दैट इज़ 3 वोल्ट। ये जो U हमारे पास आया ये इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। सो बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ हाफ mv², मास हमें ऑलरेडी गिवन है, V हमसे पूछा गया है, इन दोनों को इक्वेट करके V हम यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आता है 172 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो नियरेस्ट क्लोजेस्ट आंसर है, हमसे पूछा गया प्रॉब्लम में क्लोजेस्ट आंसर, तो जो यहाँ पर क्लोजेस्ट आंसर होगा दैट इज़ 170 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम बढ़ते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं ज़रा। एन एयरप्लेन एयर स्पीड इंडिकेटर रीड्स 100 मीटर पर सेकेंड and its compass shows that it is heading 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या कह रहा है इसको हम सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट डायरेक्शंस को इंडिकेट कर दिया। अब हमें क्या कहा गया है कि जो एयरप्लेन का इंडिकेटर है ना, एयर स्पीड का, वो कितना वेलोसिटी शो कर रहा है, दैट मीन्स 100 मीटर पर सेकेंड। कहाँ से, कौन सी डायरेक्शन से, नॉर्थ से 37 डिग्री, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब मैंने यहाँ पर VAW इस तरीके से बनाया, 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, कहाँ से कितना एंगल बना रहा है ये, नॉर्थ से एंगल बना रहा है 37 डिग्री, ठीक है। सो VAW 100 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री, इसके कंपोनेंट्स हम लेंगे तो ईस्ट की तरफ आएगा 60 मीटर पर सेकेंड और जो नॉर्थ की तरफ आएगा दैट इज 80 मीटर पर सेकेंड, राइट। वेलोसिटी VAW का मतलब जो एयरप्लेन की खुद की वेलोसिटी है, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, है ना, वो हमें हमारे पास कितनी आ गई 60 i कैप प्लस 80 j कैप, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं एक बार। द मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द नेविगेटर इज दैट विंड वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, द स्पीड ऑफ द एयरप्लेन रिलेटिव टू ग्राउंड इज क्लोजेस्ट टू, ठीक है। यानी कि विंड की वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है 20 i कैप, ये हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एयरप्लेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी। कैसे निकाली जा सकती है, दोनों को ऐड कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे दोनों का, और फाइनली हमारे पास एयरप्लेन की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज 80 i कैप प्लस 80 j कैप आ जाएगी। इसका रिजल्टेंट अगर हम करेंगे दैट इज 80√2, जो कि ऑलमोस्ट आएगा 113 मीटर पर सेकेंड के बराबर। दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा द ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट मीन्स 113 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। So the next problem is shown in the figure is a transparent tank of length 30 centimeter. A black strip of width 3.8 centimeter is stuck on its left wall. यानी कि ये left wall पे एक black strip इस तरीके से stuck है, okay? When a source of light is kept to the left of it, a shadow of width 7.6 centimeter it's formed on the right wall. यानी कि right wall जो है इस पर 7.6 सेंटीमीटर की शेडो बनती है। जब यहाँ से हम लाइट करेंगे तो यहाँ पर शेडो कितनी बनेगी इस ब्लैक स्ट्रिप की, कितने विड्थ की बनेगी, दैट इज ऑफ 7.6 सेंटीमीटर, राइट। नाउ द टैंक इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n एंड द विड्थ ऑफ शेडो रिड्यूसेस टू 6.4 सेंटीमीटर, सो द वैल्यू ऑफ n इज क्लोजेस्ट टू। यानी कि हमने इसमें अब कुछ लिक्विड डाल दिया, जब इसमें लिक्विड भर दिया, लिक्विड भरने के बाद इसका जो शेडो का जो विड्थ है वो कितना रह गया, वो अब रह गया 6.4 सेंटीमीटर। पहले था 7.6 सेंटीमीटर, अब हो गया 6.4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इस n की वैल्यू क्या होगी यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा लिक्विड का जो कि इसमें भरा गया। क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम पहला वाला केस लेते हैं जब इसमें कोई भी लिक्विड नहीं था। उस मोमेंट पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से रे निकली और यहाँ पर कुछ इस तरीके का रे डायग्राम हम बना सकते हैं, है ना। ये हमारी स्ट्रिप थी, ठीक है ना। सो रे डायग्राम, बिल्कुल एजेस का रे डायग्राम हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। जब एजेस का रे डायग्राम हम बनाएंगे तो हमें पता है ये टोटल 7.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो है टोटल, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है दैट इज 3.8 सेंटीमीटर। 7.8 में से 7.2 में से जब 3.8 माइनस करेंगे, ठीक है, जो आएगा उसका 3.8 ही आएगा ऑब्वियसली, उसका 1.9 सेंटीमीटर ऊपर 1.9, तो हम ये एक तरीके से, है ना, एक ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगा जिसमें tan थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 1.9/30, ठीक है। तो ये इनिशियल हुआ जब लिक्विड इसमें फिल्ड नहीं था। अब जब लिक्विड को फिल कर दिया गया, यानी कि व्हेन फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n,
तो यहाँ पर ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। यहाँ से रह गई है ना, और डेंसर में जा रही है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल, ये एज ए नॉर्मल ट्रीट हो रहा है जो वाइट लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। ये एंगल थीटा, ये आर, स्नेल्स लॉ लगाया जाए। स्नेल्स लॉ अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × साइन थीटा इक्वल्स टू में n × साइन आर। वी ऑल नो दैट स्नेल्स लॉ है ना, इसमें लगाते ये वाली जो साइज़ है, ये अब ये वाली लेंथ जो है ये कितनी रह जाएगी, 1.3 रह जाएगी। कैसे आया, ये 6.4 हो गई थी, 6.4 में से फिर से ही 3.8 को माइनस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 1.3 आ जाएगी। तो 10r इस ट्राइंगल से हम निकालेंगे, दैट इज़ 1.3/30। और जैसे ही अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हाँ क्योंकि i और r इसमें स्मॉल है, सो साइन थीटा जो होता है वो भी थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा भी जो होता है वो थीटा के बराबर होता है। तो इसलिए हमने दोनों को ही स्मॉल मानते हुए साइन थीटा और साइन आर की वैल्यू रिस्पेक्टिवली क्या ले ली, 10 थीटा और 10 आर के बराबर ही ले ली, करेक्ट। सो यहाँ से इसमें वैल्यूज रखते ही हमारे पास ऑलमोस्ट जो इसका आंसर आया दैट इज़ 1.45। इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर इसमें से ठीक है, सो द राइट आंसर इज सी, राइट ऑप्शन इज सी, सी इज द राइट आंसर, 1.45 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कंसिडर मर्करी फिल्ड ट्यूब एज शोन इन फिगर बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अबाउट द प्रेशर्स एट द लेटर्ड लोकेशंस ABCD इज ट्रू। ठीक है, प्रेशर्स के बारे में हमें बताना है, ठीक है। सो इस डायग्राम को हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है, जो हमें पता भी है ना, कि डेप्थ के साथ प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है ना। तो प्रेशर हमेशा डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है ना। हम लिखते भी हैं P = P0 + ρgh, है ना। जितना हम नीचे चलते चले जाएंगे प्रेशर उतना इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर एक बात तो हमें समझ में आती है कि ये तीनों जो हैं BCD पॉइंट, ये तो तीनों सेम ही लेवल पर हैं, यानी कि PB, PC और PD, ये तो इन तीनों के प्रेशर तो ऑब्वियसली सेम ही होने चाहिए। बट A जो है वो ऊपर है, तो इस A का प्रेशर जो है वो इन तीनों से कम होना चाहिए। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके का इनके बीच रिलेशन आएगा, और क्या आंसर ठीक हो जाएगा, तो B इज द राइट आंसर, B ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, यस। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, स्टूडेंट ऑफ मास M इज 1.5 मीटर टॉल एंड हैज अ सेंटर ऑफ मास 1 मीटर अबव ग्राउंड व्हेन स्टैंडिंग स्ट्रेट। यानी कि स्टूडेंट है, स्ट्रेट है, और इसकी खुद की हाइट जो है ओवरऑल वो 1.5 मीटर है, और सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना ऊपर है ग्राउंड से, वो 1 मीटर ऊपर है, ऐसा हमें बता रखा है। शी वॉन्ट्स टू जंप अप वर्टिकली, टू डू सो शी बेंड्स हर नीज सो दैट हर सेंटर ऑफ मास इज लोअर्ड बाय 0.2 मीटर। तो ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वो जंप करना चाह रही, इसके लिए वो अपनी नीज को बेंड करती है, इससे सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ जाता है, दैट इज 0.2 मीटर नीचे आ जाता है, ये हमें बता रखा है। एंड पुशेस द ग्राउंड बाय कॉन्स्टेंट फोर्स F। इसके लिए वो ग्राउंड को एक F कांस्टेंट फोर्स से प्रेस कर रही है, ये भी हमें बता रखा है। एज अ रिजल्ट शी जंप्स अप सच दैट द मैक्सिमम हाइट ऑफ हर फीट इज 0.3 मीटर अबव ग्राउंड, ठीक है ना। यानी कि फाइनली एज अ रिजल्ट वो 0.3 मीटर ऊपर जंप कर पा रही है, ठीक है। द रेशियो F/mg हमें निकालना है। ओके, सो कैसे किया जा सकता है, आई थिंक प्रॉब्लम हमें समझ में आ गया है ना, कि ये नीचे की तरफ फोर्स लगाती है। अगर नीचे की तरफ ग्राउंड पर फोर्स F लग रहा है ना, जो गर्ल है वो कितने से प्रेस कर रही है, F से प्रेस कर रही है ना, F फोर्स से ग्राउंड को प्रेस कर रही है। तो ग्राउंड भी इस पर F फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, स्टूडेंट पर F फोर्स ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता है, हमें ये पता है कि सेंटर ऑफ मास जो है 0.2 मीटर लोअर आया, ठीक है। लोअर आने के, जब सेंटर ऑफ मास 0.2 मीटर लोअर आया, लोअर आने से और जब उसने नीज को वापस पहले की तरह किया होगा, तो ये सारे फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स, F और mg, ये दोनों फोर्सेस उस पर लग रहे होंगे, ठीक है ना। तो कहाँ से कहाँ तक की वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगा रहे हैं कि जब 0.2 मीटर ये बेंड था, 0.2 मीटर बेंड रहा होगा स्टार्टिंग में, और उसके बाद जब वो जस्ट ग्राउंड की सरफेस को लीव करने वाली होगी, उसके जो फीट हैं वो ग्राउंड की सरफेस को लीव करने वाले होंगे, तो उन दोनों सिचुएशंस के बीच में, राइट। तो वर्क डन बाय फोर्स F प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी,
इक्वल्स टू में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटी का वर्क डन, ग्रेविटी ऑब्वियसली नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है ना, और ये इसका जो मूवमेंट हुआ ऑब्वियसली वो ऊपर की तरफ हुआ, तो ग्रेविटी का वर्क डन आएगा माइनस में, माइनस mg इंटू 0.2, और F फोर्स जो है जो ऊपर की तरफ लग रहा है इस पर, उसका वर्क डन आएगा F इंटू 0.2, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्वियसली सेंटर मास का 0.2 है, इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वी नो दैट कि 0 थी, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमें समझ में आई। अब जैसे ही उसने ग्राउंड को लीव कर दिया, ग्राउंड को लीव करने के बाद अब उस पर केवल ग्रेविटी लग रही है, तो अब हम फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं या एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके पास जो भी एनर्जी थी, है ना, जो भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और वो कितनी हाइट तक ऊपर गई है, दैट इज 0.3 मीटर। तो हमने क्या किया, हमने इसको किससे किया, हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। सो एनर्जी कंजर्वेशन से जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। सो 1 और 2 को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ से F और F/mg की वैल्यू आ गई विच इज़ 2.5। तो इसका मतलब हमारे पास राइट आंसर क्या आया, तो राइट आंसर इज 2.5। So the next problem is a white light is falling on a biconvex lens. Which of the following options represent the qualitative behavior of the focusing of this light? ठीक है, सो जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट से है ना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का प्रॉब्लम है। यानी कि जो वाइट लाइट होती है जब वो किसी मीडियम में एंटर करती है तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। सो अब हम जानते हैं कि जो रेड कलर होता है उसकी लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है ना, और कॉचीज़ फार्मूला के अकॉर्डिंग वेवलेंथ सबसे ज़्यादा अगर रेड की तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रेड का ही होगा, ठीक है। अब लेंस फार्मूले से हम क्या जानते हैं, लेंस फार्मूला हमें क्या कहता है, 1/f इक्वल्स टू में म्यू माइनस 1/r1 माइनस का 1/r, ठीक है। अब म्यू जिसका ज़्यादा होगा, म्यू जिसका ज़्यादा होगा उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। म्यू जिसका ज़्यादा उसकी फोकल लेंथ कम हो गई, तो सब म्यू किसका ज़्यादा था, ऑब्वियसली वॉयलेट का ज़्यादा है, तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, यानी वॉयलेट की फोकल लेंथ ऑब्वियसली कम होनी चाहिए और रेड की फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब अगर हम इसमें यहाँ पर देखें तो कौन सा डायग्राम हमें ठीक लगता है, यानी कि हमने कहा कि फोकल लेंथ जो होगी वो रेड की ज़्यादा होगी। जो पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ मीट करती हैं वही उसका फोकस होता है ना, और ये जो लेंथ होती है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की उसको ही हम फोकल लेंथ कहते हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज FR और दिस इज FV। तो इसी डायग्राम के अंदर मुझे ये चीज़ दिखाई पड़ती है FR ग्रेटर देन FV। सो इसका मतलब द बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो द प्रॉब्लम इज 45, 45, 90 डिग्री ये इनके एंगल्स दे रखे हैं अपने को, ठीक है ना। प्रिज्म के एंगल दे रखे हैं ऑब्वियसली, 10 सेंटीमीटर हाइट हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद सिल्वर हाइपोटेन्यूज सरफेस। ये प्रिज्म दिया हुआ है, इसके एंगल दिए हुए हैं, हाइट भी दी हुई है 10 सेंटीमीटर और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें 2 गिवन है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द वॉल। ये वॉल है, वॉल से 15 सेंटीमीटर फ्रंट में इस लेंस को रखा गया है जिसकी फोकल लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। द वॉल फ्रंट ऑफ द वॉल प्रोड्यूसेस अ शार्प इमेज ऑफ पी ऑन इट, यानी कि जो इमेज बन रही है, फाइनल इमेज जो बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, वॉल पर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ H इज क्लोजेस्ट टू, H की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो थोड़ा सा हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर देते हैं, है ना। प्रॉब्लम कह क्या रहा है कि ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट की जो इमेज है वो इस वॉल पर बनानी है अल्टीमेटली, ठीक है। तो रे डायग्राम अगर हम बनाएं, P पॉइंट से ये रे अगर चलती है तो ये रे कुछ इस तरीके से जाएगी, है ना, और हमारा जो नॉर्मल होगा वो कुछ ऐसे होगा, ये नॉर्मल होगा यहाँ पर, ठीक है। रे यहाँ पर एंटर करेगी और फिर उसके बाद कुछ ऐसे चली जाएगी। तो इसका मतलब क्योंकि ये 45 डिग्री है और तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, यानी रे को कुछ इसी तरीके से जाना चाहिए। तो इमेज जो होगी ऑब्वियसली कहीं यहाँ होनी चाहिए, इसी लाइन पर इमेज होनी चाहिए, ये बात हमें समझ में आती है, ठीक है। अब जो P पॉइंट है वो H हाइट पर है ना, जो P पॉइंट है वो कहाँ पर है, H हाइट पर है। तो अगर मैं इस प्रिज्म के अंदर से इस P पॉइंट को देखता हूँ, ठीक है, तो वो मुझे कहाँ दिखाई पड़ेगा, वो ऑब्वियसली मुझे दिखाई पड़ेगा NH पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अभी मैं N ही सपोज कर रहा हूँ, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इस प्रिज्म के अंदर से इस P पॉइंट को देखता हूँ तो मुझे वो डिस्टेंस कितनी दिखाई पड़ेगी, NH।
और यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी NH+5। यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी NH+5, ठीक है ना। तो आई थिंक ये बात हमें समझ में आती है, ठीक है। अब हम आते हैं लेंस की बात करते हैं। लेंस जो फाइनल इमेज बना रहा है वो इस वॉल पे बना रहा है। सो वॉल की डिस्टेंस हमें पता ही है लेंस से 15 सेंटीमीटर रियल इमेज बन रही, दैट मीन्स वी की वैल्यू प्लस का 15 हो गई, और फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास दैट इज 10 सेंटीमीटर, राइट। इनको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके हमारे पास u कितना आया -30 सेंटीमीटर, यानी कि लेंस को जो ऑब्जेक्ट रियलाइज हो रहा है, फील हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है 30 सेंटीमीटर कहीं इस तरफ, ठीक है। अब 15 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी ये है ही, ठीक है। इसका मतलब ये बाकी का जो है ना, ये कितना रियलाइज हो रहा है उसको 15 सेंटीमीटर। लेंस को क्या लग रहा है कि जैसे ये जो ऑब्जेक्ट जो इसके कारण जो इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है ना, वो लेंस को कितनी फील हो रही है 15 सेंटीमीटर फील हो रही है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हमें क्या पता है 15 सेंटीमीटर को अगर हम n से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम इसके अंदर आ रहे हैं, और 15 सेंटीमीटर को अगर हम n से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो गया 15 है। यानी कि अगर हम इसको बाहर से देख रहे हैं और ये हमें 15 दिखाई पड़ रहा है, अगर ये लेंस को 15 डिस्टेंस ये वाली ऑब्जर्व हो रही है, इसका मतलब ये रियल में कितनी रही होगी n × 15, ठीक है ना। रेयर से देखते हैं अगर हम, तो जो हाइट होती है वो कम दिखाई पड़ती है ना, तो इसका मतलब ये कितनी रही होगी 15 है, अपेरेंट हाइट या डेप्थ के लॉजिक से। और अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, क्योंकि ये पहले वाली डिस्टेंस भी हमने कहाँ से कहाँ तक की ली, ये वाली जो ली थी ये भी इधर तक की ली थी, इसमें से अब हमें फाइव को माइनस कर देना चाहिए, ठीक है ना। ये वाली डिस्टेंस में माइनस कर दूंगा, इसका मतलब ये जो दोनों टर्म आए 15n - 5 और NH+5, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। इन दोनों को इक्वल करेंगे, n की वैल्यू हम यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो h है वो कितना रहा होगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा कौन सा वाला आंसर ठीक है, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। So the next problem is when the resistance R indicated in the figure below is changed from 1 kilo ohm to 10 kilo ohm, the current flowing through the resistance R dash doesn't change. So what is the value of resistance R dash? देखो क्या कह रहा है प्रॉब्लम अपने को कि अगर हम R की वैल्यू को चेंज करते हैं, सो R डैश में से जो करंट जा रहा है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है, ऐसा हमें कहा गया। सबसे पहले तो इस डायग्राम को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये सिमिलर डायग्राम देखो, इसको करके बता भी सकते हैं अपन कैसे। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है ना। इनके पॉइंट्स की नेमिंग कर दी। अब A से C के बीच में 1 किलो ओम को लगा दिया, इसी तरीके से A से D के बीच में R डैश को लगा दिया, ठीक है। सिमिलरली C से B के बीच में 10 किलो ओम को लगा रखा है, और D से B के बीच में 1 किलो ओम को हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया, और R जो है ऑब्वियसली वो C से D के बीच में। इसका मतलब ये जो है इस R में से अगर इस R की वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो इससे सर्किट के करंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका मीनिंग यही हुआ कि ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन होना चाहिए, है ना। यानी इस R को हम रिमूव कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इस R को सीधा सीधा इस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है, ठीक है। और बैलेंस व्हीटस्टोन की कंडीशन तो हम जानते ही हैं, 1 किलो ओम मल्टीप्लाई 1 किलो ओम इक्वल्स टू R डैश मल्टीप्लाई 10, ठीक है ना। यहाँ से हम सॉल्व करके R डैश की वैल्यू को निकाल सकते हैं, विच इज़ 100 ओम। यानी कि कौन सा वाला आंसर हमें ठीक लगता है, दैट इज B ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब इज क्लोज्ड एट वन एंड। तो ये क्लोज एंड दिखा रखा है, इसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। It is held vertically and it's open and is dipped in water until only half of it's outside the water surface. इसको डिप किया गया है और 10 सेंटीमीटर जो है वो बाहर है और 10 सेंटीमीटर अंदर है, ये भी हमें बता रखा है, आधी बाहर है और आधी अंदर है। ओके, consequently water rises in it by height h as shown in figure. तो वाटर राइज कितना होता है, h होता है, ये भी हमें फिगर में दिखा रखा है। द वैल्यू ऑफ h इज क्लोजेस्ट टू, h हमें फाइंड आउट करना है। अज्यूम दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, प्रोसेस को आइसोथर्मल हम अज्यूम कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁵, डेंसिटी ऑफ वाटर और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमें गिवन है। ओके, सो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज A। इस A पॉइंट की डेप्थ जो है वो सरफेस से कितनी है, वो सरफेस से है 10 - h, ये टोटल 10 है और h जो है
इसमें से माइनस कर दिया तो ये हमारे पास जो डेप्थ आई इज ए पॉइंट की 10 माइनस एच। अब ये सेम हाइट पर है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पर प्रेशर भी हम पी ए के इक्वलेंट ही बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो पी ए। ठीक है, तो इस पी ओ को सबसे पहले लिखते हैं अपन, क्या लिखा जा सकता है, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट प्लस में रो जी एच, एच की जगह क्या आ गया 10 माइनस एच। ठीक है, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, एच की जगह 10 माइनस एच क्योंकि हमारा जो डेप्थ है वो 10 माइनस एच है। ओके, पी नॉट की वैल्यू हमने पुट कर दी, रो जी और 10 माइनस एच को 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई किया, रीज़न क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में कन्वर्ट करके ऐसा यूनिट्स में लिख रहा है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब ये जो ट्यूब के अंदर जो एयर भरी हुई है ना, तो इतनी ही एयर पहले भी भरी हुई थी, पर वो जो थी पूरी ट्यूब में भरी हुई थी, अब वो इतने पोर्शन में भरी हुई है। ठीक है ना, तो इसका मतलब एयर की क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी तो उतनी है, एयर की क्वांटिटी जो है वो तो सेम ही है। दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स को हम कंजर्व कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम कांस्टेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम, पहले डिप करने से पहले और डिप करने के बाद में जब ये कंडीशन अचीव हुई उस टाइम पर मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो थे वो सेम ही रहे होंगे। ठीक है ना, तो पी एन आई अगर पी वी कोस टू एन आर टी से हम लिखें, सो पी वी अपॉन में आर टी, ये इनिशियल है जब उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा होगा, और एन एफ देखो जरा, पी ए वी डैश अपॉन में आर टी। तो इनिशियल वॉल्यूम जो है पूरी ट्यूब का वो वी हमने अज्यूम किया है और बाद वाला वॉल्यूम वी डैश, बाद में प्रेशर हमने अभी निकाला ये पी ए है ना, ये बाद का प्रेशर है और पहले प्रेशर जो था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। टेम्परेचर कांस्टेंट बोला गया है इसमें। ठीक है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की और पीए की हमने वैल्यू रख दी। वॉल्यूम को हम कैसे रख सकते हैं, वॉल्यूम जो है ऑब्वियसली एरिया मल्टीप्लाई में 20, तो टोटल लेंथ कितनी थी इसकी 20 थी और एरिया से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली वी डैश, तो एच को हटा दिया जाए, दैट मीन्स 20 माइनस एच और मल्टीप्लाई में 8, सो दिस इज द वॉल्यूम है ना, जो कि ये बाद वाला वॉल्यूम है ऑब्वियसली। ठीक है ना, ये अभी वाला फाइनल वॉल्यूम जो है। ओके, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो एच की वैल्यू जो आती है हमारे पास दैट इज़ 0.2 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, और जो हमारा आंसर है वो डी ऑप्शन इस हिसाब से करेक्ट हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज टू पार्टिकल्स, वन एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड अनदर एट ए पॉइंट क्यू। एक तो सेंटर पे है, ये सेंटर पे, और एक क्यू पर है। ओके, ऑन द सर्कल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ए पॉइंट पी ऑन द सर्कल एट द सेम टाइम। ये पी पॉइंट हमें यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, सी फिगर बिलो। बोथ आर एट रेस्ट इनिशियली एंड मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज v1 and v2 respectively. They also reach the point P at the same time if the angle between the velocities is theta and angle subtended by P and Q at the center is phi as shown in figure. Then okay, ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें हमें फाई और थीटा में रिलेशन चाहिए। अब प्रॉब्लम में बातें तो बहुत सारी की गई, v1 v2 और टाइम भी सेम है ना, लेकिन अब इस प्रॉब्लम को अगर हम अप्रोच करने जाएं तो देखो ये सेंटर है ऑब्वियसली, ये फिगर को हमने फिर से ड्रॉ किया है, ये r है ऑब्वियसली, ये भी रेडियस ही है। ठीक है ना, तो ये एंगल हमें ऑलरेडी थीटा गिवन था, तो ये थीटा तो ये भी थीटा ही हुआ, और क्योंकि ये r तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, ये एंगल फाई हमें ऑलरेडी गिवन है। सो इसमें अगर हम ट्रायंगल के जो सम की, ट्रायंगल के सारे एंगल्स के सम की जो प्रॉपर्टी है ना, वो 180 डिग्री के बराबर होता है, उसको यूज़ करें अगर हम, तो 2 थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू प्लस में 5/2 थीटा प्लस 5/2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, और 5/2 इक्वल्स टू कितना आ गया 90 माइनस थीटा, दोनों तरफ 10 ले लिया, 10 90 माइनस कॉट थीटा, तो फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 10 5/2 इक्वल्स टू कॉट थीटा। यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें ठीक लगता है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, 10 5/2 इक्वल्स टू कॉट थीटा।